हेलो एवरीवन, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट 2 का सॉल्यूशन किया था। जो कोई भी अगर सेट 2 और सेट 1 देखे नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट 3 स्टार्ट करते हैं, साइंस का सेट 3। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, मतलब आप लोग को यहाँ पे बताना है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। हाँ, खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो चलिए हम लोग सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कहता है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तल। किस दर्पण की? तो उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर बी 3 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। यह लेंस कैसा होगा आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। यह कैसा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किस लेंस का फोकस आभासी होता है। किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा आंसर? अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि वायु से गमन कतरी प्रकाश की एक किरण, मतलब गमन करती हो जाएगा यहाँ पे, गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण क्या होगी यहाँ पे बताना है आप लोग को कि वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण यहाँ पे 6 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का 7 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि पश्चमाभि पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चमाभि पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न होता है, और ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि भी दोष उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है?
क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है। तो हम लोग का 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि नेत्र के किस भाग में है। यहाँ आप लोग को बताना है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का क्या कहता है कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा जो है किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्या कहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, मतलब इसमें से कौन सा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। क्या कहता है क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो 13 का हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सत्य है, मतलब सही है। चलिए हम लोग ऑप्शन बारीकी से देखते हैं कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो क्वेश्चन चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन सा गलत कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaSO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, यह बिल्कुल भी गलत है। क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ बोल रहा है Na2 गैस का रंग भूरा होता है, ऑप्शन नंबर बी ये सही लग रहा है। इसमें दोनों तो सही होगा है नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखे तो इसमें से एक सही तो हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2 गैस का रंग भूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चलिए देखते हैं कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। हम लोग जो चिप्स खाते हैं उसमें क्या मतलब बचाने के लिए, उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग कौन सा गैस उसमें डाला जाता है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस हम लोग का चिप्स के पैकेट में डाला जाता है। चलिए ऑप्शन अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि मीथेन का दहन उदाहरण है। यहाँ पे मीथेन का दहन उदाहरण यहाँ पे देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मीथेन का दहन उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है 17 कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि दीवार जो हम लोग का नॉर्मली देखते हैं कि घर के दीवार होते हैं, तो उसमें सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक सूचक का कौन सा उदाहरण है। तो 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्दी भी है, लिटमस पत्र भी है, वेनिला भी है, मतलब ये तीनों सही है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 18 का उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है। बताना है आपको कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है। तो 19 का ऑप्शन दिया हुआ पहला में NaOH, बी में दिया हुआ KOH, सी में दिया हुआ CaOH2, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का 19 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह NaOH, KOH, CaOH
होल टू जो है ये मतलब प्रबल क्षारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि NaOH का उपयोग होता है। आप लोग को यहाँ पे बताना है कि NaOH का उपयोग कहाँ पे होता है, ईंधन में होता है या PVC में होता है या फिर साबुन तथा अपमार्जक में होता है या फिर CFC में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, साबुन तथा अपमार्जक में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का क्या दिया हुआ है कि मेथेनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है। तो हम लोग का 21 का सही आंसर जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा सी, क्योंकि लाल चींटी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है और नेटल डंक में भी मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, इसलिए 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग को क्या कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। तो हम लोग को बताना है कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो हम लोग का 22 का सही आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि गोल्ड भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा सिल्वर भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। यहाँ पे बताना है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। 24 का क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो हम लोग को 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cu, Ag और Au जो है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। यहाँ पे बताना है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है। तो यहाँ पे 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग को यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम लोग बारीकी से एक एक ऑप्शन को पढ़ के जानेंगे कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। चलिए, और हम लोग को यहाँ इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग को कथन असत्य खोजना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर में ए दिया हुआ हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन कार्बन के अपरूप है। ये गलत नहीं है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी सही है। कार्बन में समवायता का गुण नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है, ये गलत है। इसीलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन में समवायता का गुण नहीं पाया जाता है। ये कथन जो है असत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि आवर्तित सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। मतलब आप लोग को यहाँ बताना है कि पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा जो जाइलम होगा। ये जो है पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग को क्या कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या क्या होती है।
कोष्ठ की संख्या होती है। आप लोग को यहाँ पे बताना है कि मछली का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 4। मछली का हृदय के कोष्ठ में कितना संख्या होती है? कोष्ठ की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर है आधारी नियंत्रण एकक, ये सही है। कोशिका गुच्छ भी सही है और चयनित पुनर्वशोषण ये भी सही है। ऑप्शन तीनों सही है इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि रक्त दाब किस तंत्र से पाता जाता है, मतलब पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 31 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। तो हम लोग का 32 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूँकि ऑप्शन नंबर है इंसुलिन में नहीं होता है, और एड्रीनलिन ये भी गलत है, और ये थायरोक्सिन ये भी गलत है। इसीलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है। मतलब आप लोग को यहाँ पे बताना है कि वृद्धि हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है वृद्धि हार्मोन, जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि विषाणु जनित रोग यहाँ पे बताना है कि कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि HIV एड्स भी विषाणु जनित है और वाट भी विषाणु जनित रोग होता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि प्लेसेंटा की संरचना होती है। प्लेसेंटा की संरचना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तस्तरीनुमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है। आप लोग को यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही, मतलब सभी हो जाएगा, क्योंकि ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राजासोरस, हम लोग का तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए 36 का ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को प्रदर्शित करता है, मतलब दर्शाता है। बौने पद जो होते हैं, बौने पौधे, वो मतलब कैसे दर्शाया जाता है उसको। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल एफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। आप लोग को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ 4, तो हम लोग देखते हैं। खेत, ये तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। बागवानी भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो क्वेश्चन नंबर 40। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि बायोगैस का मुख्य घटक, आप लोग को बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो हम लोग का
इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो जाए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के लिए, तो आपके तक यह जानकारी नोटिफिकेशन चली जाएगी। थैंक यू।